हेलो एवरीवन, वेलकम टू कन्वर्ट आईएएस एंड माय नेम इज सृष्टि। गाइस, हम सब जानते हैं जो यूपीएससी 2024 का रिजल्ट आया था कुछ दिन पहले। वी हैव सो मेनी अचीवर्स, सो मेनी गुड स्टोरीज शेयरिंग विद यू। आज हमारे साथ है रुचिका, रैंक 51। एंड इनकी जो जर्नी रही है, विल आस्क हर कितने अटेम्प्ट्स इनके दिए, कितने अटेम्प्ट्स इनने दिए, कैसी स्ट्रैटेजी रही, एंड व्हाट ऑल शी हैड टू सैक्रिफाइस इन ऑर्डर टू गेट सच गुड मार्क्स एंड रैंक। ऑफ कोर्स, Ruchika, first of all, congratulations. Welcome. How does it feel? Thank you so much. I'm still overwhelmed by the results, still not able to believe that I've actually got what I wanted to. It's been a journey of last 6 years, I can say, and there were lots of ups and downs, and I have failed in every stage in this exam, prelims, mains, interviews. So finally, I'm here and I'm feeling nervous and looking to the future and hoping for a good cadre and all those things which come after the result. So you just mentioned a long journey, 6 years. So that means you have given like 4 or 5 attempts. Can you share something about that? And Uh, you said कि आपकी हर जर्नी तक आप जा चुके हो, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, तो थोड़ा बताइए उसके बारे में। मैम मेरा फिफ्थ अटेम्प्ट था एंड 2020 से आई स्टार्टेड गिविंग अटेम्प्ट ओके। एंड मेरा एज और अटेम्प्ट को टर्मिनस हो चुके थे तो मेरे पास स्किप करने का कोई ऑप्शन नहीं था। जितनी एज बची उतनी अटेम्प्ट्स बचे थे, तो आई वेंट ऑन राइटिंग द अटेम्प्ट। सो 2020 एंड 2021 में मैंने प्रीलिम्स फेल किया। 2022 में मैंने मेंस का कट ऑफ 4 मार्क्स से मिस किया। 23 में मैंने इंटरव्यू दिया, मेरा रिजर्व लिस्ट 1 मार्क्स से मिस हो गया। और अब 24 में अब फाइनली मेरा नाम उस पीडीएफ में है। रुचिका, जब अपनी जर्नी स्टार्ट की अपनी, आ, हम लोग यूपीएससी प्रिपरेशन में यूजुअली जो कुछ सब्जेक्ट्स है बिग फोर, जैसे आपका इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी आता है, राइट। and we have 7 days a week. Big four है, then you have to do those remaining components जो direct mains में आते हैं. You have to prepare for your optional also. तो उन 7 दिनों में प्लस सीसैट भी हमारा, उन 7 दिनों में आप क्या करते थे? कैसे आपने बाइफरकेट टाइम किया, कैसे आपने स्ट्रैटेजी अपनी अपनी की? मैम जो मैं काम करती थी मीडिया इंडस्ट्री में, तो वो करंट अफेयर्स का काम डेली बेसिस में वही करती थी, वो मेरे लिए बहुत इजी हो गया था। एंड दैट टू मेरा बिजनेस वाला कंपोनेंट में कवर करती थी मीडिया इंडस्ट्री में। तो पेपर 3 इकोनॉमी एग्रीकल्चर मेरे लिए बहुत बहुत कन्वीनियंट हो गया था उस वजह से। तो That's वो great. डेफिनेटली मेरे को एक एज रहा जो मेरे मेंस के मार्क्स में रिफ्लेक्ट भी हुआ है दोनों बार। और बाकी न्यूज़पेपर रीडिंग भी मेरा एक बहुत बड़ा पार्ट था एज अ जर्नलिस्ट। तो वो मैं कहूंगी कि कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स जो बच्चों के लिए बहुत बड़ा बर्डन रहता है, हम्म। वो मेरे लिए एक एज बना। और जो अभी इस बार पेपर आए हैं उसमें करंट अफेयर्स का कंपोनेंट इतना ज्यादा था, इतने डायनामिक क्वेश्चंस थे, तो वो मुझे एक एज मिला। बाकी मैं बहुत स्ट्रेटेजिकली पीवाईक्यू के पैटर्न पे ही अपने टाइम को डिवाइड करती थी। ऐसे रैंडमली मैं कभी नहीं मैंने पढ़ा, क्योंकि मैं काम भी करती थी तो मुझे उसके हिसाब से 4-5 घंटे मेरे को दिन में बचते थे, तो उसके हिसाब से ही मुझे डिवाइड करना पड़ता था। पॉलिटी को मैं ज्यादा वेटेज देती थी क्योंकि इकोनॉमी मेरे लिए इजी हो गया था। ज्योग्राफी के क्वेश्चंस इतने ज्यादा बढ़ चुके थे और कंसेप्चुअल थे, तो मैं एनसीईआरटीज को ही अपना बेस बना के रखा। हैवी बुक्स मैं नहीं पढ़ पाई, टाइम भी नहीं था और इतना इंटेलेक्ट भी नहीं था कि ज्योग्राफी उस लेवल पर जाके समझी जाए। जितना एग्जाम के लिए है उतना किया, क्योंकि बस हमें नंबर पाने हैं, पीएचडी तो करनी नहीं थी उसमें। तो उस हिसाब से मैंने हर सब्जेक्ट को टैकल किया कि लेयर 1 लेयर 2 क्वेश्चंस मैं कवर कर पाऊँ। अब किसी को नहीं आ रहा है वो तो इतना डिफिकल्ट है, तो किसी को नहीं आएगा। जब मुझे नहीं आ रहा, दैट वाज द कॉन्फिडेंस कि मुझे नहीं आया, किसी को भी नहीं आएगा। तो कंपटीशन ऐसे ही डिसाइड होता है। सो जब आपने प्रिपरेशन शुरू की, एक स्टार्टिंग में एक इनिशियल डिसिप्लिन वी अडेप्ट, एक वो जोश भी रहता है। यू हैव गिवन 5 अटेम्प्ट्स, ऑफ कोर्स वो अप्स एंड डाउन्स तो रहे होंगे, वो रहता होगा कि यार छोड़ देते हैं, अब क्या कितना देना है। वो एक सेंस ऑफ रिजेक्शन या डिजेक्टेड फीलिंग भी आती है। हाउ डिड यू यू नो उसको कैसे साइड पे रखे, वो एक रहता है कि नहीं, आई हैव टू डू इट। वो कितना पॉजिटिव माइंडसेट आपने उसको टैकल किया? मैम बहुत सेटबैक्स आए हैं जब मैंने मतलब विस्कर से कट ऑफ मिस की हैं, और फिर कोविड भी चल रहा था, तो हम लोग की मेंटल सिचुएशन वाज वेरी, मैं क्या कहूँ, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गई थी कोप अप करना। वर्क प्रेशर भी था, एग्जाम का प्रेशर भी था, और सब लोग घर में एक साथ बैठे, यूजुअली ऐसा होता नहीं है, सबके क्लैशेस हो रहे हैं, तो वो सब चीजें बहुत मिक्स हो गई थी।
तो वो 2-3 साल तो बहुत डिफिकल्ट थे, लेकिन जो पब्लिक सर्विस का जो एक मोटिवेशन रहता है वही था मेरा इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। हम्म और कोई आर्टिफिशियल मोटिवेशन वर्क नहीं करता, आई थिंक 6-7 इयर्स नहीं चल पाता है। तो वो एक सिंगल मोटिवेशन लेके ही मैंने अभी तक मैंने फाइट किया था अपने सेल्फ डाउट से, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, एंजाइटी, जो भी इस एग्जाम का पार्ट बन जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री आता है उससे। तो हम्म वही था कि वो नॉट रेकमेंडेड को रेकमेंडेड बनाना है, मैं उसको इमेजिन करती थी कि रेकमेंडेड लिखा होना चाहिए नीचे। बस इतना सा लेके मैं रोज स्ट्रगल करती थी, चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर फ्रेंड्स एंड फैमिली होते हैं सपोर्ट के लिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इट इज अ मैराथन, अगर वो नहीं होंगे तो आप शायद गिव अप कर जाएंगे। हम्म सो जब आपने अपनी प्रिपरेशन शुरू की एंड खुद आप जब प्रिपेयर कर रहे थे, कंसिडरिंग योर गिवन अटेम्प्ट्स आल्सो, तो वो जो एक आंसर राइटिंग का जो ऑफ कोर्स मेंस वी ऑल नो कितना इंपॉर्टेंट है एंड हाउ इनडायरेक्टली इट हेल्प्स विद योर प्रीलिम्स आल्सो, तो कैसे आपने उसको अपना एक टाइमली रूटीन के हिसाब से उसको अपना एक प्लस पॉइंट बनाया, स्पेशली इन योर लास्ट 2-3 अटेम्प्ट, जब आपने एक मेंस तो दे दिया, यू हैड एन आइडिया कि चलो मेंस का कैसे हो गया, उसको आपने फिर कैसे टैकल किया मेंस का एंड आंसर राइटिंग का कैसे बढ़ाया? मैम मेंस का जो मेरा एक अगेन मेरा जो राइटिंग वाला बैकग्राउंड आ गया था, वो मुझे हेल्प किया। एंड देन सेकंड फिर जब मुझे कन्वर्ट आईएएस के बारे में पता चला तो वन ऑफ माय फ्रेंड्स, तो उसने बोला था कि किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है कि कोई आपके आंसर रोज इवैल्यूएट करेगा, तो यू हैव टू हैव वन कंसिस्टेंसी कि आपके आंसर्स क्वालिटी लेवल पे चेक होके आएंगे। हम्म तो तब मैंने उसमें एनरोल किया था, और शायद मैंने थोड़ा लेट एनरोल किया, इसलिए मेरा मेंस 4 नंबर से मिस भी हो गया। अगर शायद मैं पहले से ही उसमें एनरोल्ड होती तो मुझे और ज्यादा इनपुट मिल पाते, टाइमली इनपुट मिल पाते, बट जितने भी मिले सिर्फ 3 महीने मैंने पढ़ के वो किया और इतने मार्क्स आ गए, तो उसमें मैं बहुत खुश थी कि बस 4 नंबर से छूटा है। इट वॉज अ मोटिवेशन कि आई वॉज गोइंग ऑन द राइट पाथ, नेक्स्ट टाइम शायद मैं क्लियर कर लूंगी, और हो भी गया नेक्स्ट टाइम मेरा क्लियर। मैंने दोबारा कन्वर्ट आईएएस में ही एनरोल किया था, क्योंकि मैंने क्वालिटी मैंने पर्सनली देख ली थी कि टेस्ट सीरीज वर्सेस कन्वर्ट वाला, या तो वो मुझे ज्यादा बेनिफिशियल लगा था। स्पेशली एंथ्रोपोलॉजी के आंसर्स जो मेरे चेक होके आ रहे थे, क्योंकि उसमें थोड़ा ज्यादा डर लगता है, क्योंकि वो सब्जेक्ट एकदम नया होता है आपके लिए, कुछ आइडिया नहीं होता है, तो वो मुझे बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल लगा था। सो यू आर सेइंग जो आपका टेस्ट वर्सेस इवैल्यूएशन का ये रहा, यू फाउंड दिस पार्ट, दिस जर्नी अब मच लाइक अ सेवियर काइंड ऑफ थिंग फॉर यू, जो आपको बिल्कुल एक तक लाइक आई वुड सब इससे बढ़ गया क्या रैंक क्या ही होगी, उस तक आपको उसने पहुंचा दिया। एंड क्या आपने वो इनकलकेट कैसे किया आपने अपने डेली रूटीन में इन पॉजिटिव अप्रोचेस को? मैम जो बेस्ट पार्ट था ना, कि मुझे पीवाईक्यूज लिखने के लिए मिल रहे थे, क्योंकि बहुत लोग पीवाईक्यूज पे फोकस ना करके रैंडम टेस्ट सीरीज के पीछे जाते हैं, और वो सिर्फ पता नहीं क्यों इस तरीके से शायद मिसगाइडेड होते हैं। तो बेस्ट पार्ट यही था कि कोई भी क्वेश्चंस मैं इवेल्युएट करवा सकती थी, तो इसलिए मैंने अपना ही एक पीवाईक्यू बैंक बना लिया। मैं लिखती थी आंसर और फिर वो डेली 5 क्वेश्चंस में सबमिट करती थी। तो हम्म मेरे इवेल्युएटेड क्वेश्चन बैंक बन गया था पीवाईक्यूज का, जिसको मैं पेपर में जाने से पहले भी देख रही थी कि ये थीम्स पूछी गई हैं, ये कीवर्ड्स हैं, ये एग्जांपल है जो रिपीट होगा, तो मैं फिर यही वाले, क्योंकि वो ऐड भी करके देते थे पॉइंट्स कि आपने ये हम्म मिस कर दिया है, तो वो रेड से जो लिख के आता था वो स्ट्राइक करता था कि अच्छा ये आया था इवेल्युएट होके, तो वो बहुत वहां पे काम आता है। हम्म आपका ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी था, राइट? यस सर। Coming from an engineering background, what was the decision making anthropology को choose करने के लिए? मैम Was interest, sorry to cut you because usually optionals का आता है कि यार मेरे को इसमें interest था और it was connected with GS में थोड़ा subject, so what was the idea behind it? मैम बेसिकली द आइडिया वाज कि आई वाज नॉट इंटरेस्टेड एनी साइंस वाला सब्जेक्ट, दैट आई वाज क्लियर कि ये नहीं करना है मुझे। Okay. तो जो क्लैरिटी अगर इस बात की क्या नहीं करना है, तो चीजें बेटर हो जाती हैं। Yeah. देन मैम सब्जेक्ट मैंने 3-4 सब्जेक्ट्स लिए थे, और फिर मैंने उनका सिलेबस देखा था, तो उसके हिसाब से एंथ्रोपोलॉजी में मैंने क्लास 12th में बायो पढ़ा हुआ था, पीसीएमबी वाज माय सब्जेक्ट। तो अ लार्ज चंक ऑफ द सिलेबस वाज वेरी इजी, फिजिकल Mm-hmm. एवोल्यूशन पार्ट वाज वेरी इजी फॉर मी, क्योंकि बायो का बैकग्राउंड था, तो अंडरस्टैंडिंग बेसिक थी मुझे। एंड प्लस जो ये प्रोफेशन है उसमें सोसाइटी के बारे में जानना बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। Mm. तो उसमें इंडियन सोसाइटी का कंपोनेंट भी है, ट्राइबल सोसाइटी का Yeah. कंपोनेंट भी है, जो एज एन इंजीनियर हम कभी नहीं पढ़ते, उससे बहुत दूर रहते हैं। तो वो सब एक मतलब बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड में बोलूंगी, कि मेरा बैकग्राउंड भी मेरे को काम आया, और जो हमें करना है फ्यूचर में वो चीज पढ़ के इससे बहुत फायदा मिला है मुझे, तो इसलिए मैंने इसको चूज किया था। जो
एक हर इंसान की कुछ स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस रहती है व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर इट। आपने अपनी उन वीकनेसेस को या अपने आई वुड रादर लेट्स फोकस ऑन द पॉजिटिव पॉइंट्स, आपने उन स्ट्रेंथ्स को कितना जिसको कहते हैं पुट फॉरवर्ड रखा कि नहीं यार लेट मी जस्ट फोकस ऑन दिस, बाकी सबके लिए अभी टाइम नहीं है बिकॉज दिस इज माई एंड गोल। सो क्योंकि ये भी लाइक आई सेड लंबी जर्नी है आपकी विद सो मेनी अप्स एंड डाउन, उसको अपने स्ट्रेंथ्स को कैसे फोकस किया? मैम स्ट्रेंथ मेरा एक ये है कि अगर मैं किसी चीज पे फोकस करती हूँ तो सिंगल माइंडेड फोकस उसी पे ही रहता है। हम्म। मतलब आई एम नॉट अ मल्टीटास्कर, मैं एक काम करूंगी तो एक ही काम कर सकती हूँ, मैं फिर कुछ और नहीं कर पाती हूँ। तो वो मैंने अपनी स्ट्रेंथ बना के रखी और डिटर्मिनेशन की, अगर ये करना है तो कितना भी चैलेंज आ जाए तो मैं उसको करके ही रहूंगी। तो ये दोनों चीजें मेरे में थी जो मुझे बहुत पहले से मैंने रियलाइज कर ली थी। चैलेंजेस तो आने ही वाले हैं लेकिन ये दोनों चीजों पे फोकस रखना है और हो जाएगा, टाइम लगेगा बट हो जाएगा। हम्म। जब हम बात करते हैं यू नो कि स्ट्रैटेजी के रिलेटेड, मेन स्ट्रैटेजी मैंने थोड़ा पहले मेंशन भी किया था कि बिग फोर है एंड देन आपको बाकी सब्जेक्ट्स की जो मेंस में आ जाते हैं और आईआर, गवर्नेंस, इंडियन सोसाइटी, इंटरनल सिक्योरिटी, उनके लिए आपने फिर टाइम कब निकाला एंड उनकी साथ साथ प्रैक्टिस कैसे चलती रही? मैम जब मैं काम कर रही थी तो मैंने 6 महीने का सबैटिकल लिया था। ओके। माय बॉसेस वर वेरी काइंड इनफ, जिन्होंने मेरे डेडिकेशन देखा और मुझे सबैटिकल दिया 6 मंथ्स का। तो मैंने उसमें अपना फाउंडेशन बनाया कि सारे सब्जेक्ट्स के मैंने नोट्स बना लिए, मेंस के कवर कर लिए और देन मैं फिर अगेन ऑफिस ज्वाइन किया। तो वो 6 महीने मैंने सब कवर कर लिया, उसके बाद मैं सबको रिवाइज करती थी क्योंकि नोट्स मैंने बना लिए थे और फिर मैं टेस्ट वगैरह लिखती थी, आंसर्स लिखती थी। तो ऐसे मेरे को बैलेंस करना पड़ता था। 2 दिन छुट्टी मिलती थी तो उसको भी मैं पूरे तरीके से यूज करती थी। तो जो ये पूरी जर्नी थी आपके 5 साल की, इसमें यू वर्किंग द एंटायर टाइम? आई वॉज वर्किंग अंटिल 2022 का प्रीलिम्स। ओके। ओके। सो इट्स वेरी मतलब बहुत कॉमन हो रहा है, इट्स एक्चुअली अ वेरी गुड थिंग फॉर दोज पीपल जो साइमल्टेनियसली जॉब भी कर रहे हैं। वी हैव मेनी अचीवर्स एक्चुअली फ्रॉम कन्वर्ट, जिन लोगों ने व्हाइल डूइंग साइमल्टेनियसली जॉब साथ साथ प्रिपरेशन भी की हुई है। सो एक लाइक आई सेड यू ओनली मेंशन एक डेडिकेशन है कि जो करना है सो करना है, उसके आगे उसके पीछे व्हेन यू नो अबाउट योर गोल तो वो करना ही है। सो व्हाट वाज इट कि वो मॉर्निंग में उठ के सारा आपका स्टार्ट वो हो जाता था पढ़ के, या बीच में कुछ टाइम निकाला? बिकॉज बीइंग अ जर्नलिस्ट व्हाट वी नो अबाउट फ्रॉम आउटसाइड, इट कैन आल्सो बी अ टायरिंग जॉब। यस। लास्ट मोमेंट में कुछ आ गया एंड कंसिडरिंग बिजनेस एंड फाइनेंस कब कर रहे थे, आई एम श्योर जनवरी एंड फरवरी तो बिजी मंथ्स रहते ही होंगे। बहुत बहुत ज्यादा। या सो उसको फिर आप कैसे हैंडल करते थे उन दिनों में? मैम अब क्योंकि शिफ्ट चलती है जर्नलिज्म में तो ऐसा कुछ अच्छा। फिक्स तो होता नहीं है। कभी हमारा 10 to 6 हो जाएगा, कभी 2 to 10 हो जाएगा, तो हमें पता नहीं था। हर वीक पता चलता था कि शिफ्ट क्या होने वाली है, तो हमें हर हमेशा हमेशा शिफ्ट करना पड़ता था मुझे अपना शेड्यूल। सुबह का आ गया तो मैं रात में पढ़ूंगी, रात का है तो मैं सुबह पढ़ूंगी, तो कुछ भी फिक्स नहीं था उसमें। जो आपके इनिशियल हर्डल्स थे या जो एक इनिशियल डाउट्स रहते हैं कि ये होगा, जैसे किसी कंपोनेंट के रिलेटेड आ जाता है कभी कि ये हो जाएगा नहीं होगा, एक बार जब आप गो थ्रू करते हैं एक्चुअली पूरे सिलेबस को अलोंग विद, एक बार बुक्स पढ़ लेते हैं जो भी रिसोर्सेज है आपके पास, तो ऑफ कोर्स कहीं पे तो कुछ आ जाता है जैसे यू सेड जॉब सॉरी इकोनॉमिक्स में हम्म। आपका होल्ड आ चुका था, हम्म। बट देन यू वर फोकसिंग ऑन अदर सब्जेक्ट कि नहीं इनको भी स्ट्रांग होल्ड बनाना है। राइट। तो राइट। कई सब्जेक्ट पे तो बिल्कुल आपको इसको कहते हैं स्क्रैच से शुरू करना होता होगा ना? कई राइट। सब्जेक्ट्स में तो आपने ऐसे किया भी होगा, तो राइट। फिर आप उसमें भी कैसे बैलेंस कर पाते थे कि चल यार ठीक है, जस्ट बिकॉज आई नो इकोनॉमिक्स सो मच दैट डज नॉट मीन कि आप इकोनॉमिक के अलग डिफरेंट लेवल तक में क्वेश्चंस रहती है जो एज कम्पेयर टू पॉलिटी या एज कम्पेयर टू इवन हिस्ट्री, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री ओनली। सो वो भी एक द स्मॉल स्मॉल थिंग्स आ हम्म। जाती हैं, तो उसको आपने कैसे किया? मैम उसको मैंने बहुत टारगेटेड वे में किया। अगेन मैं पीवाईक्यूज के बेसिस पे ही मैंने सारी चीजें करी हैं क्योंकि मुझे पता था ये मेरी वीकनेस है, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री। हाँ। हम क्लास 6 7 में पढ़ते हैं और इतना सीरियसली पढ़ते ही नहीं है एज स्टूडेंट, हमें बहुत बोरिंग सब्जेक्ट्स लगते हैं कि बस पास हो जाना है कैसे भी करके। बट यहाँ पे हर नंबर पे हमें फाइट करनी है। तो वही पीवाईक्यूज को मैंने कम से कम 8 10 बार एनालाइज किया होगा, मेंस के भी और प्रीलिम्स के भी। तो फिर मैंने बुक्स फिर रिवर्स तरीके से पढ़ी कि अच्छा यहाँ से क्वेश्चंस हैं तो मैं फिर इस पे फोकस करके ही मैं चीजें पढ़ूंगी, तो उससे मेरा टाइम काफी बचा। और जो स्मार्ट स्टडी बोलते हैं वो मैंने उस तरीके से की। आपने जब मेंशन किया
कैसे आपका टेस्ट सीरीज वर्सेस इवैल्यूएशन वाला फेज जब वो शुरू हो गया, एंड यू रियलाइज की इवैल्यूएशन का कैसे चल रहा है, दैट वाज इन रेफरेंस टू योर जीएस एंड ऑल, तो अपने ऐसे राइटिंग पे उस पे हाउ डिड यू सी द डिफरेंस, उस पे आपका कितना इम्प्रूवमेंट आया? मैम ऐसे पे पहले मेरा जो थॉट प्रोसेस था सिर्फ इंडस्ट्री में काम करके बहुत ही वो नैरो था, लेकिन जब मैंने सारे जीएस के सब्जेक्ट पढ़े तो इतनी चीजें जानने मिली, इतनी चीजें पढ़ने को मिली, तो वो फिर इनकॉर्पोरेट होते गए धीरे धीरे। फिर एंथ्रोपोलॉजी पढ़ा, वो सब भी आता गया, आइडियाज आते गए, क्योंकि पहले मेरे एसेज बहुत नैरो होते थे। फिर जब वो चेक होके आते थे तो उनमें कुछ ऐसा पर्सपेक्टिव मिलता था, अच्छा ये तो मैंने सोचा ही नहीं, अच्छा ये भी आ सकता है। तो वो एक जो आइडियाज का एनरिचमेंट होता है, जब आपके एसेज एवेल्युएट होके आते हैं तो आपकी थॉट प्रोसेस थोड़ी ब्रॉड हो जाती है कि नेक्स्ट टाइम आप लिखेंगे तो इसको भी ध्यान में रखते हुए चलेंगे। तो ये बहुत फायदा होता है इवैल्यूएशन से। करेक्ट। रुचिका, वी हैव मेनी एस्पिरेंट्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अपने 5th अटेम्प्ट में है, 6th अटेम्प्ट में है? समटाइम्स देयर कैन बी अ क्वेश्चन कि मैं ये अटेम्प्ट दे दूं, 5th 6th यूजुअली काफी माना जाता है कि भाई कितने अटेम्प्ट दे दिए तुमने, वो एक रहता है कि नहीं यार, लेट दिस बी द वन, लेट दिस बी द वन। क्या आप में वो था कि दिस कैन बी द वन? एंड जो देख भी रहे हैं उनके लिए व्हाट वुड यू गिव दैट मोटिवेशन कि जस्ट गिव इट योर बेस्ट? अब मैं यही बोलूंगी कि अगर मैंने ये किया है तो आप भी कर सकते हो, क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो व्हाट वाज गोइंग ऑन इन माय फैमिली बैकग्राउंड, बहुत सारे इश्यूज आए, या तो वो नहीं पता लोगों को। लेकिन फिर भी आई एम सिटिंग हियर, इट शोज कि अगर आपने सोच लिया है तो अटेम्प्ट का जो नंबर है डजंट मैटर। बहुत बार ऐसा होगा कि आपने अपना 200% दिया होगा, फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। हम्म। तो बस ये सोच लेना कि इट वॉज नॉट योर डे, यू गेव योर बेस्ट बट इट वॉज नॉट योर डे। जो मुझे लास्ट ईयर लगा था, मैंने अपना बेस्ट दिया बट पीडीएफ में नाम नहीं था, तो ठीक है, इट वॉज नॉट माई डे, द स्टार्स वर नॉट अलाइंड इन माई फेवर। तो आप बस जो आपने सोच लिया था डे वन पे कि हमें क्यों करना है, उसको याद करते रहना बार बार कि हमने स्टार्ट ही क्यों किया था। हम कहीं ना कहीं वो भूल जाते हैं उस जर्नी में, एक दूसरे से कंपेयर करने लगते हैं, उसका फर्स्ट में हो गया, उसका सेकंड में हो गया, उसका थर्ड में हो गया, हमारा नहीं हो रहा, हमारा नहीं हो सकता, एंड ये रैंक तो कभी नहीं आ सकती। ये सेल्फ डाउट आएगा। अब मेरे में रिजल्ट से प्रीवियस डे तक था, क्योंकि मैं प्रीलिम्स की पढ़ाई कर रही थी 21 अप्रैल तक, कि शायद नहीं हो रहा है तो पढ़ लेती हूँ, लास्ट अटेम्प्ट है, एंजाइटी तो है बट आई हैव टू स्टडी प्रीलिम्स का। तो ये लेवल है, आपको नहीं पता आप क्या करने वाले हो। नहीं। इंटरव्यू में आई वॉज इमेजिनिंग 140 मार्क्स मिले होंगे, मैंने ऐसा कर दिया होगा, वैसा कर दिया होगा, बट मार्क्स आए तो 204 थे। तो आपको अपना कैलिबर भी नहीं पता होता कभी कभी। तो डोंट डाउट योर सेल्फ, लेट यूपीएससी डू द वर्क। आप अब बस अपनी मेहनत करो। रैंक वन इज ऑल्सो 5th अटेम्प्ट में, मेरा फ्रेंड है, ही गॉट 5th अटेम्प्ट में 33 रैंक। तो बहुत सारे 5th अटेम्प्ट वाले लोग बैठे हुए हैं। हाँ। इस बार कुछ अलग ही हुआ है कि 5th अटेम्प्ट में बहुत लोग निकल गए हैं, तो वो एक डिटर्मिनेशन लेके ही वो बैठे हुए थे, उनको भी नहीं पता था क्या होने वाला है। क्या होने वाला है? तो मैं 6 के लिए भी रेडी बैठी थी। तो मैं यही कहूंगी, जो भी है अपना 100% देना, क्योंकि रिग्रेट इज द वर्स्ट थिंग। जो आप अगर आप छोड़ दोगे बाद में, अगर आपको लगेगा कि काश नहीं दिया होता, हम्म। तो ये बहुत गंदी चीज होती है। रुचिका, was यूपीएससी always a ड्रीम और डेस्टिनेशन की नहीं बस यही है? what was the motivation behind it? मैम मोटिवेशन तो मेरा हमेशा से पब्लिक सर्विस ही था, इसलिए मैं जर्नलिज्म में भी घुसी थी, बट मुझे पता नहीं था एग्जैक्टली मुझे जाना कहाँ है। तो मैं एक्सपेरिमेंट कर रही थी, जर्नलिज्म में चले गए, फिर वहां जाके क्या लगा, नहीं और एक और स्टेप ऊपर जाना है। फिर मुझे लगा अच्छा ये है जो मैं ढूंढ रही थी, बट मुझे पता नहीं था, नोबडी वाज देयर टू गाइड मी। अगर मुझे पहले से किसी ने समझाया होता, मे बी ग्रेजुएशन डेज से, तो मैं शायद तभी वो स्टार्ट कर देती। बट मैंने अपनी जर्नी खुद ही एक्सप्लोर की। काम करने के 3 साल बाद रियलाइज हुआ कि ये करना है, देन फाइनली आई हैव रीच्ड हियर। That's wonderful. रुचिका, थ्री क्विक पॉइंट्स जो आप कहना चाहेंगे कि these are the three do's and don'ts एक एस्पिरेंट को हमेशा याद रखना चाहिए इन दिस जर्नी? फर्स्ट ऑफ ऑल सर्च फॉर द व्हाई, आप ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वही आपको बहुत दूर तक ले जाएगा। सेकेंडली, डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू अदर्स, सबकी अपनी जर्नी होती है। थर्ड, डोंट स्टे इन फोमो, बहुत बहुत लॉस होता है। एंड फिर जो डूज है, हमेशा हमेशा अपने ऊपर ट्रस्ट रखना है, स्मार्टली वर्क करना है, अपनी जर्नी को किसी से कंपेयर नहीं करना है। पीवाईक्यूज पे भरोसा रखो, रैंडम कोचिंग इंस्टीट्यूट के पीछे मत भागो, और बहुत मिसगाइडेंस चल रही है मार्केट में। अगर आपने कोई मेंटोर बनाया है तो उसको पूरे तरीके से ट्रस्ट करो, एन नंबर ऑफ मेंटर्स ना बनाए, और अपने हार्डवर्क पे भरोसा रखें, और
सेल्फ डाउट्स आएंगे, बट उसको ओवरकम करने के लिए मेडिटेशन करो, कुछ भी एक हॉबी बनाओ, बट डू दैट। That's right. Ruchika, thank you so much. Rank 51, big achievement. आपने इतने ups and downs देखे. Hats off to you. Hats off to your journey. Big congratulations from our team. Thank you so much, Ruchika, for joining with us. Thank you so much. Thank you so much. Okay.